तो आज बात होने वाली है पैसों की। अगर आप पैसे नहीं भी कमाते हैं फिर भी आपके लिए ये वीडियो है। शायद आपके पास कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट हो, थोड़ा सा मतलब 100 रुपये 500 रुपये, फिर भी आप सेव भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे, इस वीडियो में बताएंगे, देखिएगा ज़रूर। तो सबसे पहले मेरी एक स्टोरी। जब मैं कॉलेज टाइम पे था, जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था जब मैं कॉलेज टाइम पे था तो मैं एक बार HDFC बैंक में गया और मैं कॉलेज में ही काम करने लग गया था। जो लोग मेरी स्टोरी जानते हैं वो लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज टाइम से काम कर रहा हूँ और कॉलेज टाइम पे मैं काम करने लग गया था और अच्छा खासा कमाने लग गया था, क्योंकि आई वर्क एज अ फ्रीलांस फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर भी जिसे कहते हैं। तो आई अर्न गुड अमाउंट लाइक 50,000 to 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इतना मैं कमा लेता था और प्रोजेक्ट बेसिस पे होता है तो कई बार प्रोजेक्ट ज़्यादा आते हैं, कमाते हैं। तो HDFC बैंक में अपना थोड़ी जान पहचान थी और वहाँ ऐसा हो गया था कि मैं बस उन्हें कैश दे आता था और दे विल डिपॉजिट इनटू माय अकाउंट। तो उनको एक दिन पता चला कि भाई उधर वहाँ जो लोग इन्वेस्ट करवाते हैं पैसे या जो लोग सेव करवाते हैं, उन लोगों को पता चला कि यार इस अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि चलो एक बार बात करके देखते हैं। उन्होंने बोला सर हमारे जो लोग इन्वेस्ट करवाते हैं, जो लोग सेविंग करवाते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर बताइएगा, आपके पैसे को कैसे सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, वो बताएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट था ही, तो मैंने बोला ओके आ जाओ। तो मैं आ गया, वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने देखा कि वो बैठे, उन्होंने मुझे प्लान समझाया, इतना मंथली इन्वेस्ट कीजिए, इतना ये कीजिए और इतना होगा उतना होगा। मुझे लग रहा था ये अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं और मैंने बोला अच्छा ठीक है, पर मुझे ऐसा लगा कि ये लॉटरी चिट फंड चल रहा है ये 1-2 साल में डबल हो जाएगा। तो उसने मुझे बोला कि ये पैसे आपको 30 साल बाद इतने मिलेंगे। मैंने कहा यार अब कॉलेज स्टूडेंट का क्या माइंडसेट होता है। मैंने बोला कि यार 30 साल किसने देखे, आज बताओ 1-2 साल में अगर हो जाए। अगर वो 5-10 साल भी बोल रहा था ना तो मुझे बहुत लंबा टाइम लग रहा था। मैंने कहा यार नहीं, कुछ 1-2 साल का है तो बताओ, बाकी फिर मज़ा नहीं है। तो उसने बोला 1-2 साल में तो सर आप 6,000 कीजिए, उसमें RD या FD या जो भी, इन सब चीज़ों के बारे में उसने मुझे बताया। और दैट इज़ द फर्स्ट टाइम जब मुझे लगा कि हाँ इस टाइप की कोई चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कि उससे पहले जैसे कि टिपिकल इंडियन फैमिलीज़ में कभी पैसे की बात नहीं होती। हम लोग कभी पैसा, पता नहीं क्यों पैसे से लोग बहुत डरते हैं और पैसे की बात नहीं करना चाहते। तो वैसे ही मेरी फैमिली भी थी, कोई पैसे के बारे में बात नहीं करता था कि सेव कितना किया। पापा भी ये बताना नहीं चाहते कि कितना FD में है या RD में है या बाकी जगहों पे है। और यूजुअली कोई भी पेरेंट्स बात नहीं करता इसके बारे में कि, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पापा बताएंगे तो वो बोलेंगे कि FD पे इन्वेस्ट कर लो। इन्वेस्टमेंट से पहले, इन्वेस्टमेंट पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी होगी अलग से। इन्वेस्टमेंट से पहले हम लोग बात करते हैं कि सेव कैसे किया जाए पैसा, क्योंकि उस टाइम पे ऑल्दोज मैं कॉलेज में था तो मेरे पास पैसा आ रहा था, मैं कमा रहा था, बट ज़रूरी नहीं है कि सबके पास पैसा आता हो या सब कमाते हों। पर फिर भी हम एक स्मॉल अमाउंट को सेव करके कैसे इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने से पहले हमें सेव करना पड़ेगा। और सेविंग क्यों ज़रूरी है वो समझते हैं पहले। सबसे पहले लोगों का सबसे बड़ा सवाल ये होता है सेविंग को सुनते ही कि हम सेव कहाँ से करें, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी मिथ है कि आपके पास इनकम नहीं है तो आप सेव नहीं कर सकते या इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सपोज़ कि आप महीने में यूजुअली लोग बाहर जाके खाना खाते हैं और अगर आप बाहर से कुछ भी खरीदते हैं तो 100-200 रुपये का पड़ता है। ठीक है, अगर आप महीने में कॉलेज जाते हैं और डेली आप पैसे खर्चते हैं तो अगर आपने 100 रुपये का सामान भी अगर महीने में 5 बार भी स्किप किया तो 500 रुपये आपने सेव कर लिए। सपोज़ कि आपके पेरेंट्स ने आपको दिए कि चलो यार बाहर बर्गर पिज़्ज़ा खा के आ जाओ। ये मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, आप मैकडोनल्ड्स में जाएंगे तो शायद आपका 250-300 का बिल नॉर्मली बन जाता है। पर फिर भी हम एक अमाउंट लेके चलते हैं 500 से 1000 रुपये। एक टीनेजर भी सेव कर सकता है, कोई भी यूजुअली जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी सेव कर सकते हैं। अगर वो सेविंग पे आए, थोड़ा सा पैसा बचाना शुरू करे, अपनी चीज़ों से कटौती शुरू करे, तो 500-1000 रुपये बहुत मिनिमम सा अमाउंट है कि आप इतना अमाउंट ऐड कर पाएंगे। ठीक है,
तो जो लोग ये सोचते हैं वो मैं आगे बताऊंगा कैसे ये 500,000 रुपये से आप बड़ा अमाउंट बना पाएंगे। सो वो एक अलग प्लान है। पर अभी पॉइंट ये है कि जिन लोगों को भी ये लगता है कि उनकी इनकम कम है और वो सेव नहीं कर सकते या वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो आप 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हो, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब मैंने सीखा तो मैंने ये सीखा कि सेविंग इज़ नॉट अ क्वालिटी या आप सेव करना यार कोई ऐसी चीज़ है। सेविंग इज़ अ हैबिट। जब आप पैसा सेव करते हैं तो वो एक हैबिट बन जाता है, और पैसा हमेशा कहता है कि आप मुझे बचाओ, मैं आपको बचाऊंगा। अगर आप आज मुझे बचाते हो तो कल मैं आपको बचाने वाला हूँ कोई भी चीज़ से, ठीक है। तो इसके कुछ 2-3 गोल्डन रूल्स हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। तो बट जो लोगों को भी लगता है कि 100 रुपये से नहीं सेविंग हो सकती या हमें सेविंग करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं आगे जाके बताऊंगा कि अगर आप 100 रुपये भी सेव करते हैं तो आपको आगे जाके कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं सेविंग ज़रूरी क्यों है, मतलब हमारे पापा कमा तो रहे हैं और एंड ऑल दैट। बहुत सारी हाउसवाइफ के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा, वो लोग भी बोलते हैं सेविंग क्या ज़रूरी है, या वो सेव करते भी हैं तो अपना डब्बे वब्बे में पैसे रख लेते हैं, इंडियन टिपिकल मेंटालिटी वाले जो होते हैं। या तो फिर आजकल तो अकाउंट्स हैं, पहले वाले जो मेरी मम्मी के ज़माने के लोग हैं वो शायद ऐसा करते हैं, अभी भी मेरी मम्मी ऐसे संभाल के रख लेती है। बट जो बाकी लोग हैं जो अभी जो लेटेस्ट बोल रहा हूँ जो अभी रिसेंटली मैरिड हुए हैं या पिछले 5-10 साल के लोग हैं, वो लोग अकाउंट्स में भी रखते हैं। पर पॉइंट ये है कि वो जो अकाउंट में पैसा रखते हैं वो एक्चुअल में उनका पैसा इंक्रीज़ नहीं होता, वो वहीं पे फिक्स रहता है। पहली बात तो हाउसवाइफ बहुत कम कमाती हैं। कमाती क्या है, वो जो अपने घर खर्च से बच सकता है वो बचाती हैं और अपने पास रखती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेविंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पैसा आपको सपोर्ट करता है। अगर आपके पास फाइनेंशियली होगा तो आपके डिसीजंस अलग रहेंगे। सपोज़ कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए है, ठीक है, तो आपके डिसीजन जो ज़िंदगी को लेके होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू मेरे से लाइफ पे बहुत सारे हाउसवाइफ्स बात करते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे हस्बैंड ने ऐसा कर दिया या हमारे फैमिली मेम्बर ने ऐसा कर दिया, हम क्या करें। वो क्या कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो 40 की एज में है, उन्होंने आज तक सेविंग नहीं की है, उनके पास अपना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि जब आपके पास फाइनेंशियल पावर रहती है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन और अच्छी तरह ले पाओगे एज़ कम्पेयर टू समवन जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। तो ये आपको समझना है कि फाइनेंशियली स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। सेविंग, हाँ, ये हाउसवाइफ के लिए था, सेविंग क्यों ज़रूरी है। अब स्टूडेंट के लिए सेविंग ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पहली चीज़ ये है कि इमरजेंसी फंड्स आपको मिलते हैं कल को अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं। देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं जॉब छोड़ के कुछ करना तो चाहता हूँ पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि आपके पास सेविंग फंड्स नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, यू आर स्लेव ऑफ योर जॉब। आपको महीने वाले दिन पैसे मिलते हैं, आप वो पूरे दिन खर्च करते हो और बैठ जाते हो। आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है तो आप डिसीजन लोगे कैसे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेविंग, आपको बचाती है, आपके ज़िंदगी के जो डिसीजंस हैं उनको लेने के लिए अब ज़िंदगी में पावर देती है, एक बैकअप देती है। इसीलिए सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हम बात करते हैं लाइफ की। तो मैं भी यही सोचता था अपने 20s में कि यार सेविंग कर लेंगे, अभी तो ज़िंदगी बची है। पर द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ सेविंग इज़, अगर आप 50 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं मेरे पास एक रिटायर होने के लिए एक अमाउंट चाहिए, तो आपको एटलीस्ट एट द एज ऑफ 20 से सेविंग शुरू करनी पड़ेगी। तब आपके पास एक अमाउंट होगा जो कि रिटायरमेंट के लिए अच्छा होगा। और जितनी जल्दी करो, भले ही आज आप 17 साल के हो, 16 साल के हो, आपके पास सिर्फ 500 रुपये हैं, 500 रुपये से शुरू कर दो, पर सेविंग शुरू कर दो, क्योंकि एक हैबिट बन जाएगी धीरे 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 करके, ठीक है। कैसे वो हैबिट बनानी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे जाके, देखते रहिए। पहली चीज़, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं सेविंग के बारे में जानने के लिए, सेविंग कैसे होती है, कैसे आप आगे जाके रिच बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं या अपनी ज़िंदगी में अमीर रह सकते हैं, बन सकते हैं अमीर, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा एक किताब को। कौन सी किताब है वो? ये, ठीक है।
तो इस किताब को आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। अगर आप जानना चाहते हैं सेविंग के बारे में, रिच बनना चाहते हैं, रिच लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, शायद ये किताब आपको बहुत हेल्प करेगी। जब हम इस किताब की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस किताब की मेन चीज़ है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अमीरों को अमीर बनाती है और गरीबों को गरीब बनाती रहती है। वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। मतलब अमीर अपना पैसा और अमीर होने के लिए लगाते हैं और गरीब अपना पैसा अमीर दिखने के लिए लगाते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा खींचूंगा नहीं, इसको समझ जाओगे। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट वो चीज़ हैं जो आपको पैसा कमा के देती हैं और लायबिलिटीज़ वो चीज़ हैं जो आप खरीदते तो हो पर आपसे पैसा ले लेती हैं। सपोज़ कि कोई भी चीज़ एसेट या लायबिलिटी हो सकती है। जैसे कि आपके पास एक कार है, अगर वो कार आप घर में खड़े रखते हो, शौक के लिए चलाते हो, घूमने फिरने के लिए चलाते हो, तो वो आपकी लायबिलिटी है। मतलब वो आपसे हर महीने पैसा लेती है, सर्विस का, डीजल का, पेट्रोल का, और आपको कुछ बदले में दे नहीं रही है सिवाय जॉय के। ठीक है, पर अगर उसी कार को आप टैक्सी में चला देते हो, आप पार्ट टाइम या तो खुद ड्राइव करके लोगों को छोड़ते हो, उस कार से पैसा कमाते हो किसी भी मीडियम से, चाहे फ़ोटोशूट करवा के, कोई अच्छी कार है तो रोल्स रॉयस जैसी है, फरारी जैसी, उसका आप फ़ोटोशूट के लिए रेंट पे देते हो या फिर उसको एज अ ड्राइवर चला रहे हो खुद, तो वो आपके लिए एसेट बन जाएगा। ठीक है, तो अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं? क्योंकि वो सेविंग करते हैं और वो अपनी सेविंग का जो पैसा है वो एसेट्स में लगाते हैं, ना कि लायबिलिटी में। अब दिक्कत ये आती है कि 17 से 22 साल या 25 साल तक हम सारे लोग अमीर दिखने में पैसा लगाते हैं, ना कि अमीर बनने के लिए पैसा लगाते हैं। अमीर दिखने का मतलब क्या है? एक बच्चे को पता है कि वो आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता, पर फिर भी वो 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में एक आईफोन अफोर्ड करता है या एक आईफोन रखता है। अगर कोई भी इंसान 20 साल की उम्र में नौकरी लगता है तो 90% लोग सबसे पहले अच्छा फ़ोन खरीदते हैं आज के ज़माने में, कि यार सबसे पहले एक अच्छा फ़ोन खरीदा जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पैसा उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को अमीर दिखाने के लिए वो आईफोन लेंगे तो अमीर दिखेंगे। तो यही चीज़ें हैं। अगर आप उस आईफोन के 40-50 हज़ार को 20 साल की उम्र में सिर्फ आईफोन के स्टॉक्स में डाल दें या कहीं भी इन्वेस्ट कर दें, तो शायद वही 40,000 रुपये आज से 30 साल बाद आपको 40 लाख रुपए लेके भी मिल सकते हैं। ठीक है, पर हम ये सोचते नहीं हैं क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता अपनी ज़िंदगी में, कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता कि हमें पहुंचना कहाँ तक है। तो जो लोग भी, अगर आप आज भी कोई भी एज ग्रुप में हो, चाहे 16 साल की एज ग्रुप में हो, चाहे 22 की या 25 की या 30 की, पर आपको बस एक बात सोचनी है कि आप अपना पैसा लायबिलिटीज़ में लगा रहे हैं या एसेट्स में लगा रहे हैं। लायबिलिटीज़ वो चीज़ें, कपड़े जो आपको कुछ नहीं देते बस आपसे, और आधी चीज़ें हैं जो आपसे पैसा लेती हैं। तो ऐसी, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंफर्ट लेवल पे जाते हैं, तो पैसा कमाते ही सबसे पहले एसी लगवा लिया किसी ने। ठीक है, अब एसी ने जो कॉस्ट ली वो तो ली ही, फिर उसके बाद हर महीने के बिल की कॉस्ट जा रही है, फिर हर 6 महीने में सर्विस की कॉस्ट जा रही है उसकी। ठीक है, तो क्या हुआ? शायद वो एसी आपके लिए एसेट भी बन सकता था, पर अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोने के लिए, ऐश करने के लिए, पार्टी करने के लिए एसी को यूज़ कर रहे हैं, तो लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपको कुछ कमा के नहीं दे रहा है। शायद आप अगर कोई एडिटर हैं या फिर आप कोई लिखने का काम करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आपको एक कंफर्ट जोन में रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, शायद आपके लिए वो एसी एसेट हो सकता है। बट अगर आप उससे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपसे पैसे ले ही रहा है, तो आपकी लायबिलिटीज़ है। तो कोई भी एज में हो, सेविंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये जानो कि आप अपना पैसा ज़्यादा किस में लगा रहे हो, एसेट्स में लगा रहे हो या लायबिलिटीज़ में लगा रहे हो। ठीक है, ये दो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, तो आपका जितना ज़्यादा पैसा लायबिलिटीज़ में जाएगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि एट द एज ऑफ 35-40 आप गरीब ही रहने वाले हैं। यू आर नॉट गोइंग टू बी रिच इन योर लाइफ। ठीक है, अमीर नहीं होने वाले आप एट एनी हाउ। छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप छोटा अमाउंट लगाते हैं तो कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे अभी। ये शब्द शायद आपको, जो लोग पहली बार सेविंग के बारे में कोई वीडियो देख रहे हैं, शायद ये शब्द आपको बहुत बड़े लगे, पर धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका पैसा एसेट्स में जा रहा है कि लायबिलिटीज़ में जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते तो आप उसे मैनेज नहीं कर सकते। दैट इज़ द सिंपल रूल। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर आपको अपना वेट नहीं पता तो आप उसे मैनेज कैसे करेंगे? आपको कैसे पता कि एक एवरेज वेट रखना है या कम करना है, ज़्यादा करना है? आपको पता ही नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी इनकम कहाँ से कितनी आ रही है और कितना कहाँ जा रही है, तो आप उसे सेव ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ट्रैक योर मनी, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। शायद एक पूरा दिन इसमें लग जाए महीने का कि आपको ट्रैक करना पड़े कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा लगा है, पर आप ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादातर जो खर्चा है वो ऑनलाइन करते हैं तो आप ऑनलाइन बहुत सारी ऐप आती हैं जिनसे आप मनी ट्रैक कर सकते हैं अपना, कि आपका मनी शॉपिंग में जा रहा है, स्विगी में जा रहा है या फिर कोई और चीज़ में जा रहा है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पैसे को ट्रैक कीजिए, ठीक है, ताकि आप अपने पैसे को सेव कर पाएँ। जब आप ट्रैक करेंगे तब आपको पता चलेगा अच्छा ये क्योंकि मैंने जब ट्रैक किया तभी मुझे पता चला कि कहाँ फालतू पैसा जा रहा है और कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेजर ज़रूर करें कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है। ऐप आपको कोई भी ऐप आपको डाउनलोड करनी है टू मेजर योर मनी, देखो ऑनलाइन सर्च करो, गूगल पे मिल जाएगा। बहुत सारी ऐप हैं जो मेजर करती हैं आपका मनी कहाँ जा रहा है, ठीक है। मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो है IND, ठीक है। IND मनी करके एक ऐप है, आप प्ले स्टोर या गूगल स्टोर पे देख सकते हैं। वो मेरी फेवरेट ऐप है क्योंकि वो मुझे ये भी बताती है कि मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट है, मुझे ये भी बताती है कितना पैसा मैंने कहाँ स्पेंड किया। तो ये सारी चीज़ें वो मुझे बता देती है, जो कि अच्छी बात है। पहला एसेट एंड लायबिलिटीज़ हो गया था जो हमें समझनी है। दूसरा हो गया था कि हमें मेजर करना था अपना पैसा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तीसरा इज़ द गोल्डन रूल फॉर सेविंग मनी इज़ 30-20-60 रेशो रूल, ठीक है। बहुत सिंपल सा रूल है। अगर आप ज़िंदगी में सपोज़ कि आप 19 साल 20 साल की उम्र में कोई पार्ट टाइम नौकरी या कुछ भी आप कर रहे हैं जिसमें आपका जो है इनकम है 10,000 की, ठीक है, 10,000 की इनकम है आपकी स्टार्टिंग इनकम। मान लेते हैं कि एक एवरेज नॉर्मल आदमी की इतनी है, आपकी कितनी भी हो सकती है उसको डिवाइड कर लेना इस हिसाब से। सपोज़ कि आपकी 10,000 इनकम है, आपने क्या किया 10,000 में से 20% इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट, कि आपको वो सेव करना है। और जैसे ही आपकी सैलरी का 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आता है या जहाँ से भी आप कमाते हैं वो आता है, सबसे पहले आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे किसी भी FD में। या मैं बताऊंगा कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मैं बता दूंगा, बट किसी भी बैंक में या सेविंग अकाउंट में या जहाँ भी आप डाल रहे हैं, जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो आपको ये हैबिट बनानी है कि 2,000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करना है। फिर उसके बाद 30% ऑफ योर सैलरी विल बी ऑन लग्जरियस थिंग। मतलब आपको पसंद है कि बाहर पिज़्ज़ा खाना है, या आपको पसंद है यार मुझे कपड़े खरीदने हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है पर यू आर डूइंग इट, आप काम कर रहे हैं। आप किस लिए कर रहे हैं? ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। तो 30% आप यूज़ करेंगे अपने मज़े करने के लिए, ठीक है। एंड 50% इज़ फॉर द नीड्स, जो भी आपको ज़रूरत है ज़िंदगी में। रूम रेंट हो सकता है और शायद वो आपका पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बाकी सब चीज़ें। अगर आप सिंगल रहते हैं तो मैं बता रहा हूँ 50% इज़ फॉर योर नीड्स, 20% इज़ फॉर योर इन्वेस्टमेंट, 30% इज़ फॉर योर लग्जरी। पर 16-17 से लेकर अगर आप 25 तक की एज में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको उल्टा कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट एंड लग्जरी को। तो लग्जरी आप 10-20%, 20% बहुत है, 30% आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इस एज में अगर आप सेक्रीफाइस कर लेते हैं तो आगे जाके आपको प्रॉफिट होता है। तो ज़्यादा आप लग्जरी पे ना खर्च करें। ठीक है, आप कमा रहे हैं, आप थोड़ा मज़े करना चाहते हैं तो 20% आप हिस्सा रखिए जो आप मज़े करेंगे और बाकी आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है एट एनी हाउ। और इन्वेस्टमेंट या सेविंग, जो 30% आप सेविंग कर रहे हैं, वो तब करनी है जब आपके ऊपर कोई लोन ना हो, कोई लोन EMI नहीं चल रही है। बहुत सारे लोग सेविंग करने लगते हैं पर उनके ऊपर लोन चल रहा है तो आपके सेविंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर लोन या EMI या किसी भी चीज़ का कुछ चल रहा है तो सबसे पहले वो EMI ख़त्म कीजिए, उसके बाद आप सेविंग अमाउंट शुरू कीजिए, अनटिल एंड अनलेस आपके पास इमरजेंसी फ़ंड है। अब इमरजेंसी फ़ंड क्या है? इमरजेंसी फ़ंड है कि अगर आपकी सैलरी सपोज़
10,000 रुपये है, तो आपका खर्चा है महीने का 6,000 रुपये या 5,000 रुपये, तो आपको अपने अकाउंट में इतना अमाउंट रखना है जो कि 6 महीने तक आपको सरवाइव करने में हेल्प करे। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को मैं हटा के बोल रहा हूँ, वो आप अगर करवा चुके हैं, अगर आप नहीं किया है तो वो करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि आपको इमरजेंसी फंड रखना है। वो क्यों रखना है? बाई चांस आपकी नौकरी चली जाती है, बाई चांस आपको कुछ नया ट्राई करना है ज़िंदगी में, 6 महीने के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास 6 महीने का खर्चा होना चाहिए अपने पास। अगर आपकी सैलरी, सपोज़ आपकी बेसिक नीड जो है वो महीने की 10,000 रुपये, तो 60,000 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए, तब जाके आप ज़िंदगी में स्टेबल रह पाएंगे। आपको डर नहीं होगा कि नौकरी चली गई तो मेरा क्या होगा। 6 महीने का बैकअप होगा आपके पास कि आप नई नौकरी ढूंढ पाएँ या नया काम कर पाएँ। इसलिए इमरजेंसी फंड रख लें, ईएमआई और लोन जो भी है वो चुका दें, उसके बाद जो पैसा बचता है फिर सेविंग पे लगाएं। अगर आपका लोन चल रहा है, आपकी ईएमआई चल रही है, इंटरेस्ट लग रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं सेव करूंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस सेविंग का। ठीक है, और अगर आपने सेविंग कर भी ली, कल को इमरजेंसी आई तो वो फिर सारा आप इन्वेस्टमेंट से निकाल देंगे। अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया वो मनी कहीं पे, अगर वो निकाल देंगे तो उसके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। आप उसका जो 100% प्रॉफिट है आफ्टर 20 ईयर 30 ईयर वो ले नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी ये है कि इमरजेंसी फ़ंड बना के रखें 6 महीने के लिए। दूसरा, आपका ईएमआई एंड लोन क्लियर हो तब आप सेविंग शुरू करें। और ये 30-20-50 रेशो रूल जो है, इट इज़ अ गोल्डन रूल फॉर सेविंग। तो इसको अपना पैसा सेव करने के लिए तो ये रूल को ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करें। और अगर आप 15 से लेकर 25 के बीच में और आप सेव कर रहे हैं तो उसको रूल को उल्टा कर दीजिए, मतलब लग्जरी आप 20% रखेंगे और आप जो सेव कर रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप 30% रखेंगे। एज सिंपल एज दैट, कुछ बड़ा इसमें नहीं है। अगर आप 1,000 रुपये कर रहे हैं, 1,000 रुपये आपके पास महीने के आते हैं, तो आप 100-200 रुपये, 300 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। और 300 रुपये का भी कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपना पैसा सेव करना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि जिस एज ग्रुप में भी आप हैं वहाँ पे आपका सर्कल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका ऐसा सर्कल है या ऐसे दोस्त हैं जो हफ्ते में 4 दिन पार्टी कर रहे हैं या फिर गाड़ियों में घूम रहे हैं या बड़ी जगहों पे खा रहे हैं, शायद उनके घर वालों के पास बहुत पैसा हो या दे आर नॉट सीरियस फॉर देयर लाइफ, पर आपको उस सर्कल से थोड़ा कट होना पड़ेगा। कुछ मैच्योर लोगों के बीच में आना पड़ेगा जो मैच्योरली अपनी लाइफ को हैंडल करते हैं। क्योंकि या तो फिर आपके पास एक एडवांटेज है कि आप गरीब बन के रहिए, आप बोलिए मेरे पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, जिसको अय्याशी करवानी है आप आओ मुझे अपने फंड्स पे अय्याशी करवाओ, मेरे पास नहीं है, ठीक है। वो सबसे अच्छा तरीका रहता है। क्योंकि जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि सैलरी आते ही या जो भी आपका सेविंग अमाउंट आ रहा है वो आते ही आप सबसे पहले उसको निकाल के अपने सेविंग अकाउंट में डाल दे रहे हैं। जैसे ही पैसा आते ही आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके पास बाद में बहुत कम अमाउंट बचेगा जिसको आप उड़ा पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए सेविंग के लिए सबसे पहले आपका सर्कल बहुत ज़रूरी है। जो सर्कल सेविंग में बिलीव करता है या जो सर्कल ज़िंदगी में आगे बड़ा होना चाहता है। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं, आपका सर्कल ऐसा है जो बाहर घूमने में, अय्याशियाँ करने में बिलीव रखता है, जो कि सभी कॉलेज स्टूडेंट का या यंग लोगों का होता है, तो दोस्त सेविंग तो भूल जाओ, शायद एक दूसरे से उधार लेके काम चलाना पड़े, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी है। तो देखिए वो लोग कौन हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं और वो लोग कौन हैं जो आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ ले रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हाउ मच यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ। तो ये है लास्ट पॉइंट। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कि कितना पैसा हमें मिलेगा। एक आइडिया लग जाए ना कि लमसम इतना पैसा मुझे मिल जाएगा जब मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो मुझे अपने गोल बनाने के लिए, जो मेरे रिटायरमेंट गोल है वो बनाने के लिए आसान रहेगा। तो नॉर्मल है, आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में जाना है, आपको लिखना है कि जैसे मैंने ये ग्रो ऐप निकाली हुई है, आप कोई भी ऐप निकाल सकते हैं, इस ऐप ने कोई हमें स्पॉन्सर नहीं किया है, पर जैसे इसका कैलकुलेटर मुझे थोड़ा सही लगा, आप गूगल पे लिख सकते हैं SIP कैलकुलेटर और SIP कैलकुलेटर आपके सामने आ जाएगा। और जैसे ही आप SIP कैलकुलेटर को खोलेंगे, SIP बेसिकली क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब अगर आप 1,000 रुपये रेगुलरली डालते हैं सेम डेट पे
10 साल तक, 20 साल तक, 40 साल तक, तो आपको कितना रिटर्न मिलता है। सपोज़ कि आप नॉर्मल आदमी 500 से 1000 रुपये सेव कर पाता है। सपोज़ मैंने यहाँ डाला हुआ 1000 रुपये, ठीक है, और 10% का रिटर्न। आप कोई भी स्टॉक लेते हैं, आप कुछ भी लेते हैं, मिनिमम आपको 10% का, एफडी वगैरह में 6 से 7%, कई बार 5% भी कुछ लोग देते हैं, मैक्सिमम 6 से 7 बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम 4 से 5% देते हैं। बट अगर हम देखें तो SIP कैलकुलेटर में यूजुअली अगर हम अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10% का रिटर्न निकालना साल में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, आपने 10% का रिटर्न लगाया, 28-30 ईयर्स के लिए कर देते हैं, 20 साल के आप हैं, 30 साल की उम्र तक आपने इन्वेस्ट किया, जो टोटल अमाउंट हो जाता है वहाँ वो 23 लाख के लमसम में, ठीक है। तो 23 लाख के अराउंड आपको जो है पैसा वो यहाँ पे मिलेगा एट द एज ऑफ 50। सपोज़ कि अगर आप काम करते हैं, ठीक है, आपने बोला कि मैं काम करता हूँ और मुझे चीज़ें अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करना है। आप 10,000 रुपये कमाते हो, जैसा कि मैंने पीछे भी बोला था, और 10,000 के हिसाब से आप बस 3,000 रुपये सेव कर पाते हो, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मैं 30% सेव करूँगा, मैं 3000 सेव करता हूँ, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिए कैलकुलेटर में, 3000 आप सेव कर रहे हैं, 10% का रिटर्न मिल रहा है, बहुत इजीली मिल जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते तो आगे जाके जानना है तो कमेंट में लिखो, मैं बता दूंगा, ठीक है। 3,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 मिनिमम लोगों की सैलरी होती है, 3,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं, 10% का रिटर्न मिल जाता है, 68,37,000 मतलब 38,000 के करीबन आपको अपने बुढ़ापे में, रिटायरमेंट पे मिलेगा, ठीक है। सो अगर आप नेक्स्ट 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 50 एट द एज ऑफ 50 ये अमाउंट होगा। और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि मैं कितना इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं मैं बाकी चीज़ों में पैसा बहुत डालता हूँ, तो लोन्स वगैरह जो चल रहे हैं उसके बाद भी अगर मेरे पास कुछ अमाउंट बचता है तो वो मैं डालता हूँ, और वो अमाउंट है 10,000 का अमाउंट, मतलब 10,000 इज़ अ फिक्स अमाउंट जो मुझे करना ही है, उसके अलावा जब एक्स्ट्रा होता है कुछ तो मैं करता हूँ, और 10,000 का अमाउंट मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो समझ लो कि मैं 30 साल बाद रिटायर होने वाला हूँ और मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ, तो शायद ये अमाउंट बढ़ भी जाए आगे जाके। तो अभी मतलब जो फिक्स अमाउंट है वो तो ये जा ही रहा है, उसके ऊपर कभी कभार मैं ज़्यादा भी कर देता हूँ, कोई अच्छा स्टॉक मिल रहा है, कोई अच्छे प्राइस पे मिल रहा है तो मैं वो भी कर देता हूँ। पर द अमाउंट आई विल गेट आफ्टर 10% ऑफ, यूजुअली मैं 12 से 15% तक का प्रॉफिट ले लेता हूँ, पर यहाँ 12% लगा देते हैं, तो 12% के साथ 3.5 करोड़ रुपए के साथ हम लोग रिटायर होंगे, ठीक है। सो ये होता है कि आप कैसे प्लान आउट कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि सपोज ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1000 रुपये से लगाते हैं, आप 1000 रुपये 12% का रिटर्न ले रहे थे, इसको रिटर्न को भी मैं कम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। सपोज़ कि आपको कोई नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, तो आपने 10% रिटर्न ले लिया। अब नॉर्मल स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करके या नो रिस्क स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करके, वो बताऊंगा कैसे, तो आपको 22 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। ये 30 साल का है। बट ऐसा तो नहीं है कि आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप 10,000 ही कमाते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। शायद हो सकता है आज आप 1000 रुपये 5 साल के डाल रहे हैं, 5 साल बाद आप शायद 10,000 रुपये डाल पाएँ, या समझो 5,000 रुपये डाल पाएँ, या फिर 20,000 रुपये डाल पाएँ, कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअल में जो अमाउंट ये दिखा रहा है अभी 22 लाख का अमाउंट दिखा रहा है, अगर आप सिर्फ 1000 रुपये डालना स्टार्ट करते हैं और अगर आप 15 की एज से डालते हैं तो एक्चुअल में आप 30 ईयर्स 25, 35, 45 एट द एज ऑफ 45 आप रिटायर हो सकते हैं। और ये मैंने पहले नहीं सोचा था, मुझे लगा यार ठीक है तब की तब देखी जाएगी। पर अगर 1000 रुपये एक पार्टी का अगर आप स्किप कर देते हैं या एक बर्गर स्किप कर देते हैं, उससे आपको एक बुढ़ापे का प्लान मिल रहा है, 30-40 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। और वो 1000 रुपये तो ऐसा नहीं कि 1000 रुपये रहने वाले हैं, कई बार आप शायद बाद में जब कमाएं तो वो 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक जाए, ठीक है। तो एक फिक्स अमाउंट जब आप करते हैं तो यही है कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग क्या है, सपोज़ कि हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया और वो एक साल बाद 10% के रिटर्न से वो बन गया 1100 रुपये। तो जब अगले साल आपका 10% लगेगा, वो 1000 रुपये का 10% नहीं आएगा, वो आपका आएगा 1100 रुपये का 10%। वैसे ही बढ़ता जाएगा। यही है कंपाउंडिंग, मतलब जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। कंपाउंडिंग के लिए एक बिल्कुल अलग वीडियो ज़रूर मैं बना दूंगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि आप 1000 रुपये 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और प्लीज़
जितनी जल्दी हो सके सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। इन्वेस्टमेंट पे एक अलग वीडियो बना दूंगा, पर अभी के लिए सेविंग के लिए सारी चीज़ें ध्यान रखें। ठीक है, शुक्रिया। होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, काफ़ी हेल्पफुल रही तो बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।